दोस्तों आज हम आप सबके समक्ष प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि टीजीटी हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 10 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके अंतर्गत कुल 9 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, जिसका वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से त थ द ध न वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ कहलाते हैं या फिर तालव्य कहलाते हैं या फिर दंत कहलाते हैं या फिर मूर्धन कहलाते हैं। तो का वर्ग जो है कंठ कहलाता है, जबकि तालव्य जो है चा वर्ग कहलाता है, मूर्धन जो है टा वर्ग कहलाता है, दंत जो है ता वर्ग कहलाता है, ता वर्ग जो है दंत कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण अंतस्थ है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक वर्ण जो है अंतस्थ है? का है, पा है, या है या फिर छत्र है? तो या, रा, ला, वा जो है ये 4 जो है अंतस्थ व्यंजन है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक वर्ण जो है मूर्धन्य है? टा है या फिर ता है या फिर पा है या फिर चा है? तो मूर्धन्य वर्ण जो है वह है टा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूंगा, इस वाक्य में कौन सा एक अव्यय है वह हमें बताना है। कौन सा शब्द एक अव्यय है? सहायता है या फिर मैं है या फिर आपकी है या फिर यथाशक्ति? तो मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूंगा, इस वाक्य में जो शब्द अव्यय है वह है यथाशक्ति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है। कौन सा एक सही वर्तनी वाला शब्द है? तो सही वर्तनी वाला जो शब्द है वह है आशीर्वाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? बताइए आप लोग, अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? अध्यात्म में अधि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आप लोग, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा इति प्लस आदि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह कौन सी संधि है? तो यह है यड़ संधि। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, त्रिनेत्र का सही अर्थ क्या होता है? बताइए आप लोग, त्रिनेत्र का सही अर्थ क्या होता है? शिव होता है या फिर विष्णु होता है या फिर ब्रह्मा होता है या फिर कार्तिकेय होता है? त्रिनेत्र यानी कि जिसके 3 नेत्र हैं, यानी शिव को। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्न शब्दों में से विसर्ग संधि किस शब्द में है? बताइए आप लोग, इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि है? अधोपतन में है या फिर जगन्नाथ में है या फिर उन्नत में है या फिर जगदीश में है? तो विसर्ग संधि जो है अधोपतन में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी तीनों जगन्नाथ में, जगदीश में, उन्नत में व्यंजन संधि है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द हमें चुनना है। इनमें से कौन सा एक सही वर्तनी वाला शब्द है? तो सही वर्तनी वाला जो शब्द है वह है पूजनीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कौन सा रस रसराज माना गया है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक रस जो है रसराज माना गया है? करुण रस को, वीर रस को, वात्सल रस को या फिर श्रृंगार रस को? तो रसराज जो है वात्सल रस वात्सल करो, तो श्रृंगार रस को माना गया है। किसको? श्रृंगार रस को रसराज माना गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? बताइए आप लोग, शोक जो है किस रस का अस्थाई भाव है? श्रृंगार रस का, शांत रस का या फिर बीभत्स रस का या फिर करुण रस का? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, शोक जो है करुण रस का अस्थाई भाव है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, श्रेष्ठ अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है या फिर उपमा अलंकार है? तो उपयुक्त काव्य पंक्ति में यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक शब्द जो है लक्ष्मी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? सौदामिनी होता है, या फिर चंचला होता है, या फिर रविया होता है, या फिर समीर होता है? तो लक्ष्मी के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होता है वह है चंचला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सौदामिनी का जो पर्यायवाची शब्द है वह है बिजली, जबकि समीर जो है हवा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अंजनेय का सही अर्थ क्या होता है? बताइए आप लोग, अंजनेय का सही अर्थ क्या होता है? अंजनी होता है, हनुमान होता है, या फिर श्री कृष्ण होता है, या फिर अर्जुन होता है? तो हनुमान के पिता का नाम क्या था? अंजनी था, इसलिए अंजनेय जो है हनुमान के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? बताइए आप लोग, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? तो उत्कर्ष का जो विलोम होता है वह होता है अपकर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का क्या अर्थ होता है? प्रसन्न होना, या फिर आत्म प्रशंसा करना, या फिर आलोचना करना, या फिर कोई नहीं? तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का जो अर्थ होता है वह होता है आत्म प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने अनेकों किताबें पढ़ी, इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए कौन सा शब्द हटाएंगे और शुद्ध शब्द रखेंगे? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनेकों। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? बताइए आप लोग, जिसका कोई शत्रु ना उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक वाक्य जो है शुद्ध है? उसके प्राण निकल गए, या फिर उसका प्राण निकल गया, या फिर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, या फिर ये आकाशवाणी आगरा है? इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह है उसके प्राण निकल गए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आप लोग अपनी राय दें, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। आप लोग राय दें, या फिर आप लोग अपनी राय दें, या फिर आप लोग अपनी अपनी राय दें, या फिर आप लोग अपनी अपनी राय दें? तो आप लोग अपनी राय दें, इसका शुद्ध जो वाक्य होगा वह होगा आप लोग अपनी अपनी राय दें। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। लल्लो चप्पो करना का क्या अर्थ होता है? बताइए आप लोग, लल्लो चप्पो करना का क्या अर्थ होता है? डींग हाँकना, या फिर खुशामद करना, या फिर प्रेम करना, या फिर शिकायत करना? तो लल्लो चप्पो करने का जो अर्थ है वह है खुशामद करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला कौन सी संधि है? बताइए आप लोग, स्वागत में कौन सी संधि है? गुड़ संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, या फिर अयाद संधि है? तो स्वागत में यड़ संधि है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगत। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सबका प्रिय, या फिर कहीं ठौर ठिकाना ना होना, या फिर हर जगह आदर पाना, या फिर गधा होना? इसमें जो सही हो जाएगा, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है कहीं ठौर ठिकाना ना होना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस का क्या अर्थ होता है? बहुत काम करना, या फिर काम ना करना, या फिर परिश्रम अधिक परिणाम कम, या फिर कोई नहीं? तो 9 दिन चले 2.5 कोस का जो अर्थ है वह है परिश्रम अधिक परिणाम कम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? हिंदी राम काव्य के प्रेरणा स्रोत कौन थे? बताइए आप लोग, हिंदी राम काव्य के प्रेरणा स्रोत कौन थे? स्वामी रामानंद थे, या फिर तुलसीदास थे, या फिर कबीरदास थे, या फिर रामानुजाचार्य थे? तो हिंदी राम काव्य के प्रेरणा स्रोत जो थे वह थे स्वामी रामानंद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। दुल्हा राम सी दुल्ही री, तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की यह पंक्ति है? रामचरितमानस की पंक्ति है, या फिर गीतावली की पंक्ति है, या फिर कवितावली की पंक्ति है, या फिर बरबे रामायण की पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है यह है गीतावली का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं।
तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? दास्य भाव की है, पुष्ट भाव की है, या फिर माधुर्य भाव की है, या फिर सखा भाव की है? तो तुलसी की जो भक्ति है वह है दास्य भाव की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है? विनय पत्रिका में, या फिर रामचरितमानस में, या फिर कवितावली में, या फिर गीतावली में? तुलसी के जिस ग्रंथ में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है वह है रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 है, सुख सागर के रचयिता का नाम बताइए। आप लोग बताइए सुख सागर जो है किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल की है, लल्लू लाल की है, या फिर मुंशी इंसाल्ला खां की है, या फिर सदर मिश्र की है? तो सुख सागर जो है मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किस लेखक ने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, या फिर गार्सा दत्तासी जी ने किया, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने किया, या फिर मिश्र बंधुओं ने किया? तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात जो है गार्सा दत्तासी जी ने किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विभिन्न कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? कवियों के आधार पर, या फिर सामाजिक परिस्थिति के आधार पर, या फिर प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो शुक्ल जी ने विभिन्न कालों का नामकरण जो है प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर किया हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। हिंदी भाषा का संस्करण एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ है? ब्राह्मण पत्रिका के माध्यम से, या फिर प्रताप पत्रिका के माध्यम से, या फिर सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, या फिर कविवचन सुधा पत्रिका के माध्यम से? तो हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन जो है सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब संभाला? 1903 में, या फिर 1905 में, या फिर 1920 में, या फिर 1900 ईस्वी में? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्यभार जो है 1903 ईस्वी में संभाला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? बताइए लोग आप लोग, इनमें से कौन सा एक कवि द्विवेदी युग का है? सुमित्रा नंदन पंत हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद जो हैं छायावादी कवि हैं, जबकि रामधारी सिंह दिनकर जो है आधुनिक काल के कवि हैं, जबकि मैथिली शरण गुप्त जो हैं द्विवेदी युग के कवि हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की कृति है? बताइए आप लोग, पृथ्वीराज रासो जो है किस काल की कृति है? वीरगाथा काल की रचना है, या फिर भक्ति काल की रचना है, या फिर रीत काल की रचना है, या फिर आधुनिक काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार है वह है चंद्रवरदई। यह वीरगाथा काल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अभिराम का क्या अर्थ है? बताइए आप लोग, अभिराम का क्या अर्थ है? विश्राम है, सुंदर है, मधुर है, या फिर रामचंद्र है? तो अभिराम का जो अर्थ है वह है सुंदर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। उन्नति का विलोम क्या होगा? बताइए आप लोग, उन्नति का विलोम क्या होगा? अवनति होगा, या फिर उत्कर्ष होगा, या फिर पतन होगा, या फिर उत्थान होगा? तो उन्नति का जो विलोम होगा वह होगा अवनति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विनायक का अर्थ क्या होता है? बताइए आप लोग, विनायक का क्या अर्थ होता है? शिव होता है, इंद्र होता है, गणेश होता है, या फिर विष्णु होता है? तो विनायक का जो अर्थ होता है वह होता है गणेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कौन सी वर्तनी ठीक है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक वर्तनी जो है शुद्ध है? इसमें से जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह है रचयिता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ क्या है? बहुत ही नाजुक मिजाज, या फिर डांडी मारने में कुशल व्यापारी, या फिर ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे ही पल नुकसान, या फिर जरा सी बात पर खुश और नाराज होना?
तो घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का जो अर्थ है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। गधा खेत खाए चूल्हा पीटा जाए का तात्पर्य क्या है? गलतफहमी होना, या फिर किसी का इल्ज़ाम अपने सिर लेना, या फिर निर्दोष को दोषी ठहराना, या फिर अपराध कोई करे और दंड किसी अन्य को मिले। तो गधा खेत खाए चूल्हा पीटे जाए का अर्थ है अपराध कोई करे और दंड अन्य किसी को मिले। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। घर की खाड़ किरकिरी लागे बाहर का गुड़ मीठा का क्या अर्थ है? बताए आप लोग इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका जो अर्थ होगा वह होगा ऑप्शन डी, अपनी वस्तुओं का तिरस्कार करके दूसरों की चीज़ों के पीछे भागना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदई की रचना है। संदेश रासक किसकी रचना है? तो संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान की रचना है। परमाल रासो किसकी रचना है? तो परमाल रासो जो है जगनिक की रचना है। बीसल देव रासो किसकी रचना है? तो बीसल देव रासो जो है नरपत नाल की रचना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? इन कवियों को जन्मकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बताइए आप लोग इनमें से किस कवि का जन्मकाल जो है सर्वप्रथम हुआ था? तुलसीदास का, जायसी का, कबीर का, या फिर सूरदास का? तो कबीर दास का जन्म जो है सर्वप्रथम हुआ था, उसके बाद जायसी का हुआ था, उसके बाद सूरदास का हुआ था, उसके बाद तुलसीदास का हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सी सही हो जाएगा? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधना के 4 मुकामों में कौन शामिल नहीं है वह हमें बताना है। शरीयत, तरीकत, मलकत, या फिर हकीकत? तो सूफी साधना के 4 मुकामों में शरीयत शामिल है, तरीकत शामिल है, हकीकत शामिल है और मारिफत शामिल है, जबकि मलकत नहीं शामिल है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। सूफी प्रेमाख्यानकों में ईश्वर को किस रूप में कल्पित किया गया है? पति के रूप में, पत्नी के रूप में, या फिर मित्र के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो है पत्नी के रूप में कल्पित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बताइए आप लोग राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी हरिदास थे, या फिर हित हरिवंश थे, या फिर चैतन्य महाप्रभु थे, या फिर वल्लभाचार्य थे? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे वह थे हित हरिवंश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सूरदास का जीवन काल क्या है? बताइए आप लोग सूरदास का जीवन काल क्या है? 1450 ईस्वी से 1555 ईस्वी, या फिर 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी, या फिर 1468 ईस्वी से 1573 ईस्वी, या फिर 1480 से 1570 ईस्वी? तो सूरदास का जो जीवन काल है वह है 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कौन सा ग्रंथ नंददास द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सा एक ग्रंथ जो है नंददास द्वारा रचित नहीं है? भ्रमर गीत है, या फिर रसमंजरी है, या फिर सिद्धांत पंचाध्यायी है, या फिर रूपमंजरी है? तो नंददास की जो रचना है वह है रसमंजरी, रूपमंजरी, सिद्धांत पंचाध्यायी, जबकि भ्रमर गीत जो है सूरदास की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। विक्रमोर्वशीयम के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग विक्रमोर्वशीयम के रचयिता कौन है? श्रीहर्ष हैं, या फिर भर्तृहरि हैं, या फिर कालिदास हैं, या फिर भास कवि हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कालिदास की यह रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 10 कुमार चरित्र किस लेखक की रचना है? बताइए आप लोग 10 कुमार चरित्र जो है किस लेखक की रचना है या फिर कृति है? बाणभट्ट की है, मम्मट की है, दंडी की है, या फिर कालिदास की है? तो 10 कुमार चरित्र जो है दंडी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। इनमें से शूद्रक की रचना कौन सी है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना शूद्रक की है? मुद्रा राक्षसम है, या फिर वासदत्ता है, या फिर हर्षचरितम है, या फिर मृच्छकटिकम है? तो शूद्रक की जो रचना है वह है मृच्छकटिकम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है?
महाकवि भास है या फिर बाणभट्ट है या फिर श्रीहर्ष है या फिर कालिदास है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो रचनाकार है वह है कालिदास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। गीत गोविंद किस संस्कृत कवि की रचना है? बताइए आप लोग, गीत गोविंद जो है किस संस्कृत कवि की रचना है? कालिदास का है, जयदेव का है या फिर अमरूक का है या फिर भर्तृहरि का है? तो गीत गोविंद जो है जयदेव की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। नाविका शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन होगा? बताइए आप लोग, नाविका का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो नाविका का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा 9 + 11। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। सचित का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आप लोग, सचित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सचित का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा सत + चित। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है? बताइए आप लोग, प्रतिदिन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि समास है या फिर द्विगु समास है? तो प्रतिदिन में जो समास है वह है कौन सा? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। रक्तवर्णः में कौन सा समास है? बताइए आप लोग, रक्तवर्णः में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि समास है या फिर तत्पुरुष समास है या फिर कर्मधारय समास है? तो रक्तवर्णः में जो है कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। राजन शब्द का पंचमी एकवचन रूप क्या होगा? बताइए आप लोग, राजन शब्द का पंचमी एकवचन रूप क्या होगा? तो राजन शब्द का पंचमी एकवचन जो रूप होगा वह होगा राज्ञः। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगत शब्द का सप्तमी एकवचन रूप क्या होगा? बताइए आप लोग, जगत शब्द का सप्तमी एकवचन रूप क्या होगा? तो वह होगा जगत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। स्था धातु का लन लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? बताइए आप लोग, स्था धातु का लन लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अतिष्ठत। क्या होगा? अतिष्ठत। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? बताइए आप लोग, गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? तो वह होगा गच्छतु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। यदि गृह का अर्थ घर है तो ग्रह का क्या अर्थ होगा? बताइए आप लोग, यदि गृह का अर्थ घर है तो ग्रह का क्या अर्थ होगा? ग्रह का अर्थ जो होगा वह होगा नक्षत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। अंतिम सीमा किस शब्द का अर्थ है? बताइए आप लोग, अंतिम सीमा जो है किस शब्द का अर्थ है? पराकाष्ठा का या फिर असीम का या फिर सीमाहीन का या फिर क्षितिज का? तो अंतिम सीमा जो है पराकाष्ठा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। कौन सा शब्द मनुष्य का पर्यायवाची नहीं? इनमें से कौन सा एक शब्द मनुष्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनुज होगा, मानव होगा, मनुज होगा या फिर व्यक्ति होगा? तो मनुष्य का जो पर्यायवाची शब्द है वह व्यक्ति होगा, मनुज होगा और मानव होगा, जबकि अनुज जो है छोटे भाइयों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह परिभाषा किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या फिर जयशंकर प्रसाद ने? तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह जो परिभाषा है यह है डॉक्टर नगेंद्र का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए आप लोग, यह जो पंक्ति है धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, यह किसका है? निराला का है, जयशंकर प्रसाद का है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर का है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत का है? तो यह उपयुक्त जो पंक्ति है यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो बताइए आप लोग, केदारनाथ सिंह जो है
किस सप्तक के कवि हैं? तो केदारनाथ सिंह जो है तीसरे सप्तक के कवि हैं। नरेश मेहता जो है किस सप्तक के कवि हैं? तो नरेश मेहता जो है वह दूसरे सप्तक के कवि हैं, जबकि प्रभाकर माचवे जो है तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक वाक्य जो है शुद्ध वाक्य है? आप चलो या फिर तुम चलिए या फिर तुम चल या फिर आप चलिए। इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह है ऑप्शन नंबर सी, आप चलिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? मैंने घर जाना है या फिर मुझे घर जाना है या फिर मेरे को घर जाना है या फिर मुझको घर जाना है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह है मुझे घर जाना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइए आप लोग इसमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? नदी के तट में भीड़ है या फिर नदी के तट पर भीड़ है या फिर नदी में तट पर भीड़ है या फिर नदी से तट पर भीड़ है। जो शुद्ध वाक्य है वह है ऑप्शन नंबर डी, नदी के तट पर भीड़ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसमें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है वह हमें बताना है। शैल पहाड़ का पर्यायवाची है, पर्वत पहाड़ का पर्यायवाची है, गिर पहाड़ का पर्यायवाची है, जबकि अक्षर जो है पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बताइए आप लोग कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वह होगा कवयित्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है वह हमें बताना है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह है प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग इसमें से किसकी वर्तनी जो है शुद्ध है? तो वह है बुद्धिजीवी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है वह हमें बताना है। तो बताइए आप लोग इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो वह है सौभाग्यशाली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। शिखर का समानार्थी शब्द कौन सा है? बताइए आप लोग शिखर का समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चोटी है, सिर है, पर्वत है या फिर ऊंचाई है। तो शिखर का जो पर्यायवाची शब्द है वह है चोटी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बताइए आप लोग संबूक जो है किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की है या फिर डॉक्टर जगदीश गुप्त की है या फिर कुंवर नारायण की है या फिर नरेश मेहता की है। तो संबूक जो रचनाकार हैं वह है डॉक्टर जगदीश गुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। नाटक जारी है किसकी काव्य कृति है? बताइए आप लोग नाटक जारी है किसकी काव्य कृति है? हरिनारायण व्यास की है या फिर चंद्रकांत देवताले की है या फिर लीलाधर जगूड़ी की है या फिर विजय देवनारायण शाही की है। तो नाटक जारी है लीलाधर जगूड़ी की काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। असाध्य वीड़ा कविता के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग असाध्य वीड़ा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है या फिर मुक्तिबोध की रचना है या फिर अजीत कुमार की रचना है या फिर अज्ञेय की रचना है? तो असाध्य वीड़ा जो है अज्ञेय की रचना है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। तत् प्लस मय का संधि रूप क्या होगा? बताइए आप लोग तद प्लस मय का संधि रूप क्या होगा? इसका जो संधि रूप होगा वह होगा तदमय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। आसमान मेरी मुट्ठी में है यह कथन किस स्थिति का उद्योतक है? तो यह जो है आसमान मेरी मुट्ठी में है आत्मविश्वास का उद्योतक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? बताइए लोग इनमें से कौन सा एक शब्द तत्सम है? इसमें से जो तत्सम शब्द है वह है अवतार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो उच्च तत्सम है, अंकुर तत्सम है या पसार तत्सम है, जबकि ऐसा जो है तत्सम शब्द ना होकर के तद्भव शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं।
ऐच्छिक का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? बताइए आप लोग, ऐच्छिक का विलोमार्थी शब्द कौन सा होगा? तो वह होगा अनैच्छिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐच्छिक का विलोमार्थी शब्द अनैच्छिक होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? बताइए आप लोग, कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द जो होगा वह होगा स्वाभाविक या फिर नैसर्गिक या फिर प्राकृतिक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। जो नपतुला बोलता हो उस पद के लिए शब्द है। बताइए आप लोग, जो नपतुला बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक जो शब्द होगा वह होगा मितभाषी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या होगा? मितभाषी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किए गए उपकार को न मानने वाला कहलाता है। बताइए आप लोग, किए गए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है कृतघ्न। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जबकि किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निडर शब्द में कौन सा समास है? बताइए आप लोग, निडर शब्द में कौन सा समास है? तो निडर शब्द में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? माखनलाल चतुर्वेदी की है, मैथिली शरण गुप्त की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। तो यह उपयुक्त जो काव्य पंक्ति है यह किसका है? तो यह है मैथिली शरण गुप्त का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं या फिर नाथूराम शर्मा शंकर हैं या फिर भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र हैं? तो भारत भारती के जो रचनाकार हैं वह है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। कमानी नामक महाकाव्य में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? बताइए आप लोग, कमानी नामक महाकाव्य में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? वैष्णव दर्शन की, शैव दर्शन की, बौद्ध दर्शन की या फिर जैन दर्शन की? तो कमानी नामक महाकाव्य में जिस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है वह कौन है? वह है शैव दर्शन की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? बताइए आप लोग, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, अधिक में उपसर्ग नहीं है अधि। बाकी तीनों में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। स्वर्ग शब्द से बना विशेषण कौन सा है? बताइए आप लोग, स्वर्ग शब्द से बना विशेषण शब्द कौन सा है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्गीय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। किस वाक्य में से का प्रयोग अपादान कारक के रूप में हुआ है? तो बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, घोड़ा दबाते ही बंदूक से गोली निकली, यही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? बताइए आप लोग, किस वाक्य में अच्छा जो शब्द है क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? रमेश अच्छा लड़का है या फिर अच्छा मैं चला या फिर हमें अच्छों के साथ रहना चाहिए या फिर कपिल अच्छा खेलता है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपिल अच्छा खेलता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? हिंदी का कौन सा कवि मैथिल में यात्री नाम से लिखता था? धूमिल, नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिल में यात्री नाम से नागार्जुन जी लिखते थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे माना है? बताइए आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे माना है? जयशंकर प्रसाद को या फिर मुकुटधर पांडे को या फिर रूप नारायण पांडे को या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को? तो आचार्य शुक्ल जी ने छायावाद का जनक जो है मुकुटधर पांडे को माने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। जूही की कली नामक कविता के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग, जूही की कली किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, मैथिली शरण गुप्त की है, जयशंकर प्रसाद की है या फिर सुमित्रा नंदन
पंत की है। तो जूही की कली जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। का किसका है? नासिरा शर्मा का। दूब किसकी रचना है? तो दूब जो है वह है बीरेंद्र जैन की रचना है। विश्वबाहु परशुराम किसकी रचना है? तो विश्वबाहु परशुराम जो रचना है यह है विश्वम्भरनाथ उपाध्याय का। गली नंबर 13 किसकी रचना है? तो गली नंबर 13 जो है ज्ञान प्रकाश विवेक की रचना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? गोपाल राम गहमरी हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं, या फिर देवकी नंदन खत्री हैं, या फिर सुदर्शन हैं? तो चंद्रकांता उपन्यास के जो लेखक हैं वह हैं देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भूतनाथ किसकी रचना है या फिर किसका उपन्यास है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए। चरण वर्मा है, या फिर अमृतलाल नागर हैं, या फिर यशपाल है? तो चित्रलेखन नामक उपन्यास के जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो वह हैं भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। लखनऊ मेरा लखनऊ किस लेखक की कृति है? मनोहर श्याम जोशी की रचना है, अमृतलाल नागर की रचना है, या फिर यशपाल की रचना है, या फिर भगवती चरण वर्मा की रचना है? तो लखनऊ मेरा लखनऊ किसकी रचना है? तो यह है मनोहर श्याम जोशी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक उपन्यास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो इनमें से तीनों जो उपन्यास जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। प्रेमचंद की कौन सी कृत अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी? बताइए आप लोग, मुंशी प्रेमचंद की कौन सी कृत को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? गबन को, गोदान को, निर्मला को, या फिर सेजे वतन को? तो अंग्रेजों ने सेजे वतन को जब्त कर लिया था, जो कि मुंशी प्रेमचंद की रचना थी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना है? बताइए आप लोग, डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना है? सचेतन कहानी का, या फिर समकालीन कहानी का, या फिर नई कहानी का, या फिर अकहानी का? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को जिस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना है वह है अकहानी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 108 है। एक पति के नोट्स किस कहानीकार की कहानी है? बताइए आप लोग, एक पति के नोट्स किस कहानीकार की कहानी है? गोविंद मिश्र की कहानी है, या फिर महेंद्र भल्ला की कहानी है, या फिर मणिका मोहिनी की कहानी है, या फिर ओम गोस्वामी की कहानी है? तो एक पति की नोट्स जो है महेंद्र भल्ला की कहानी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। त्यागपत्र के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, त्यागपत्र किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, मोहन राकेश की, अमरकांत की, या फिर जैनेन्द्र की? तो त्यागपत्र के लेखक जो हैं वह हैं जैनेन्द्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीला चाँद के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, नीला चाँद के लेखक कौन है? तो नीला चाँद के जो लेखक हैं वह हैं शिव प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानियों की संख्या है? बताएं आप लोग, जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने कुल लगभग 70 कहानियाँ लिखी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है? निम्न नाटककारों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बताइए आप लोग, इनमें से किसका जन्म पहले हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, या फिर सुरेंद्र वर्मा का, या फिर जयशंकर प्रसाद का, या फिर जगदीश चंद्र माथुर का? इसमें जो जिसका सर्वप्रथम जन्म हुआ था वह हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र का, उसके बाद जयशंकर प्रसाद का, उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर का, उसके बाद सुरेंद्र शर्मा का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। बताइए आप लोग, 113 में इनमें से ललित निबंधकार कौन है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन ललित निबंधकार है? कुबेर नाथ राय हैं, या फिर विद्यानिवास मिश्र हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी जो हैं ललित निबंधकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुबेर नाथ राय ललित निबंधकार हैं, विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी
ललित निबंधकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। कौन सी आलोचनात्मक कृत डॉक्टर रामविलास शर्मा की है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना जो है रामविलास शर्मा की है? नई समीक्षा, नए प्रश्न, या फिर प्रेमचंद और उनका युग, या फिर इतिहास और आलोचना, या फिर हिंदी साहित्य 20वीं सदी। तो रामविलास शर्मा की जो आलोचनात्मक कृति है वह है कौन सा? ऑप्शन बी, प्रेमचंद और उनका युग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है? भाषा और संवेदना नामक कृति के लेखक कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, या फिर डॉक्टर रघुवंश हैं, या फिर डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं, या फिर नामवर सिंह हैं। तो भाषा और संवेदना नामक काव्यकृत की जो रचनाकार हैं वह हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। काव्य के रूप किसकी रचना है? बताइए आप लोग काव्य के रूप किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, श्याम सुंदर दास की रचना है, गुलाब राय की रचना है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो काव्य के रूप जो है गुलाब राय की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है। निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं, देख लेते हैं। बताइए आप लोग शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है वह होता है निर्वेद। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का अस्थायी भाव जो होता है वह होता है शोक। और रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? बताइए आप लोग सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? 4 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, या फिर 8 होते हैं? तो सात्विक अनुभाव जो है 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। वे दोनों कल वाराणसी जाएंगे का सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? इसका जो सही संस्कृत अनुवाद होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। राज्ञः पुरुषा में कौन सी विभक्त होगी? बताइए आप लोग राज्ञः पुरुषा में कौन सी विभक्त होगी? तो इसमें जो है षष्ठी विभक्ति होगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। महत्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बताइए आप लोग महत्ता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो महत्ता शब्द में तल प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। अत्यल्प में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बताइए आप लोग अत्यल्प में कौन सा उपसर्ग लगेगा? इसमें जो है अति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। नक भिन्न में समास होगा। बताइए आप लोग नक भिन्न में कौन सा समास होगा? तो नक भिन्न में जो है तृतीय तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? महाकविभास हैं, या फिर भारवी हैं, या फिर भवभूति हैं, या फिर कालिदास हैं? तो मालविकाग्निमित्रम के जो रचनाकार हैं वह हैं कालिदास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस गंगाधर किस रचनाकार की रचना है या फिर कृति है? बताइए आप लोग रस गंगाधर किसकी रचना है? भरत मुनि की रचना है, या फिर पंडित राज जगन्नाथ दास की रचना है, या फिर महिम भट्ट की रचना है, या फिर आचार्य मम्मट की रचना है? तो रस गंगाधर के जो रचनाकार हैं वह है पंडित राज जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। प्रैक्टिस सेट संख्या 11 कल लेके हम आएंगे। ठीक है दोस्तों।